हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। क्लास 10 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। बच्चों, ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। एक दो टॉपिक्स जो है वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। अब वो क्या क्या है उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले हमने अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में पढ़ा था। ठीक, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि अम्ल क्या होते हैं, इनका स्वाद खट्टा होता है। ठीक, ये क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। और ये क्या कर देते हैं, जो क्षार होता है उसको बेअसर कर देते हैं बच्चों। ठीक, फिर हमने क्षार के बारे में क्या पढ़ा था कि इनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। ये लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं और ये जो है अम्ल को बेअसर कर देते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। वही हमने नमक के बारे में यानी कि लवण के बारे में बात की थी। इनका जो जलीय घोल होता है उस पर लिटमस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक प्रकार से हम इसे उदासीन या न्यूट्रल भी कह सकते हैं बच्चों। फिर हमने पढ़ा था कि एसिड्स क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं। वहीं बेस यानी कि क्षार क्या होते हैं, जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। उसके बाद हमने संकेतक के बारे में पढ़ा था। अब संकेतक क्या होते हैं, अब जैसे कि अगर हम कहें कि हमारे पास 3 सॉल्यूशन दिए गए हैं, 3 विलयन दिए गए हैं और उन विलयन में हमें पहचानना है कि कौन किसकी प्रकृति कैसी है, यानी कि कौन सा अम्लीय प्रकृति का है, कौन सा क्षारीय प्रकृति का है, कौन सा उदासीन प्रकृति का है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी विलयन का कैसे पता चलेगा हमें कि इसकी प्रकृति क्या है। तो वो कैसे पता चलेगी, वो हमें संकेतक की मदद से पता चलती है। ठीक है, संकेतक यानी कि सूचक जिन्हें कहा जाता है, इंग्लिश में हम इसे इंडिकेटर्स कहते हैं। ये क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं कि जो भी हमारे पास घोल या जो भी हमारे पास विलयन दिया गया है उसकी प्रकृति कैसी है। तो ये जो संकेतक होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग प्रकार के जो संकेतक होते हैं वो अलग अलग तरीके से संकेत देकर के बताते हैं जो भी हमारे पास विलयन है, घोल है, उसकी कैसी प्रकृति है। फिर जो संकेतक है होता है उसका इस तरीके से हमको क्या देखने को मिलता है, पीएच स्केल देखने को मिलता है। पीएच यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब इस तरीके से हमें पीएच देखने को मिलता है, पीएच स्केल इसे कहा जाता है, जहां पर 0 से लेके 14 तक हमें नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर बच्चों इधर की तरफ अगर हमारा ये डायल जो है वो इधर की तरफ घूमता है तो ये क्या दर्शाता है कि जो हमारा विलयन हमें दिया गया वो कैसा है, एसिडिक है, अम्लीय प्रकृति का है। वहीं अगर ये डायल इधर की तरफ घूमता है तो ये क्या दर्शाता है हमें कि जो हमारे पास जो भी हमारे पास विलयन दिया गया है वो कैसी प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है। तो जितना कम आगे तक ये एसिड आएगा, ये डायल जो है जितना पीछे तक आएगा इसका मतलब क्या है कि वो हमारा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वहीं अगर ये डायल इधर की तरफ जितना लास्ट तक आता है इसका मतलब क्या है कि वो जो सॉल्यूशन है हमारा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है बच्चों, चलिए। और अगर ये 7 पर ही रहता है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो सॉल्यूशन है हमारा वो कैसा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, यानी कि उदासीन सॉल्यूशन है। जैसे कि वाटर, तो वाटर कैसा है, एक उदासीन सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं संकेतक की। तो हमने कहा जो संकेतक है, इंडिकेटर्स है, वो हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ नेचुरल यानी कि प्राकृतिक होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं जिन्हें केमिकल द्वारा बनाया जाता है। अब प्राकृतिक इंडिकेटर्स जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। ठीक, अब पहला इंडिकेटर हमने पढ़ा था लिटमस। ठीक है, तो लिटमस क्या है, हमारा एक प्रकार का इंडिकेटर है जो हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। अभी जो लिटमस होता है इसका रंग हल्का बैंगनी होता है। ये हमें 2 रंगों में देखने को मिलता है, एक का रंग होता है नीला, एक का रंग होता है लाल। ठीक है, दो तरीके का हमें लिटमस देखने को मिलता है बच्चों। कुछ इस प्रकार से होता है, ये होता है हमारा लाल लिटमस पेपर, ये होता है हमारा नीला लिटमस पेपर। तो ये दोनों ही लिटमस पेपर हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, नीला और लाल। ठीक है, तो अगर कोई यदि कोई अम्ल है तो अम्ल में जो नीला लिटमस पेपर है वो क्या हो जाता है,
लाल में परिवर्तित हो जाता है और लाल लिटमस पेपर लाल ही रहता है अम्ल में। अगर हम क्षार की बात करें, यानी कि कोई क्षारीय विलयन है, क्षार की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो हमारा लाल लिटमस पेपर है, लाल लिटमस का रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। और नीले लिटमस का रंग क्या होता है, नीले लिटमस का रंग नीला ही रहता है। जैसे बच्चों मान लिया जाए कि ये हमारे पास कोई बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में हमने क्या डाला है, एक क्षारीय विलयन डाला है, यानी कि एक बेसिक सॉल्यूशन डाला है। बेसिक सॉल्यूशन किस चीज का हो सकता है, जैसे हम कहें साबुन का जो कोई सॉल्यूशन है, या हमारे पास जो वॉशिंग पाउडर होता है, डिटर्जेंट होता है, उसका कोई घोल है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर साबुन का घोल या डिटर्जेंट का घोल हम कहें, ठीक है, साबुन का विलयन। चलिए, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर साबुन का विलयन है। अब अगर हम इसमें अपने दोनों लिटमस पेपर को डालते हैं, दोनों लिटमस पेपर यानी कि बच्चों, यानी कि इसमें अगर हम अपना रेड लिटमस पेपर डालते हैं इस प्रकार से, ये जो लिटमस पेपर है बच्चों इस तरीके से स्ट्रिप्स में आते हैं, ऐसे ऐसे पट्टियों में आते हैं, छोटी छोटी पट्टियों में आते हैं, ठीक। और ये है हमारा नीला लिटमस पेपर। अब जब ये साबुन का घोल है, तो साबुन का घोल कैसा सॉल्यूशन है, एक बेसिक सॉल्यूशन है ना, कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक, यानी कि क्षारीय विलयन है, ठीक। अब ये बेसिक सॉल्यूशन क्या करेगा, ये जो लाल लिटमस पेपर है ना, इसको किसमें परिवर्तित करेगा, नीले में परिवर्तित कर देगा। लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीले में परिवर्तित ये कर देगा। क्या करेगा, इसको आधा, जैसे इतना है जितना हमने इसमें डुबाया है, उसको क्या कर देगा, नीले में परिवर्तित कर देगा, इस प्रकार से बच्चों, ठीक। सिंपल, इतनी बात समझ में आई कि ये जो है हमने कोई बेसिक सॉल्यूशन लिया था, इसमें हमने क्या किया, दोनों जो हमारे पास दो अलग अलग तरह के लिटमस पेपर होते हैं, इस प्रकार दो लिटमस पेपर होते हैं, दोनों लिटमस पेपर इस बेसिक सॉल्यूशन में, इस क्षारीय विलयन में हमने क्या कर दिए, डिप कर दिए, डुबो दिए। अब हमने क्या अवलोकन किया, क्या ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्वेशन ये आई कि ये जो लाल लिटमस पेपर था, लाल लिटमस क्या हो गया, नीले में परिवर्तित हो गया, और नीले में कोई भी असर नहीं हुआ, है ना, नीला तो नीला ही रहा। यानी कि जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, लाल को नीला, लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक। वहीं अगर हम कोई एसिडिक सॉल्यूशन ले ले बच्चों, है ना, अभी तो हमने बेसिक सॉल्यूशन लिया था, अब हम कोई अम्लीय सॉल्यूशन, जैसे कि हम कहें कि नींबू के रस का सॉल्यूशन ले लें, है ना, एक बीकर में थोड़ा जल लेकर के उसमें क्या डाल दें, नींबू का रस डाल दें। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा एसिडिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है बच्चों। चलो, तो एसिडिक सॉल्यूशन तो अब हो गया। अब इसमें भी हम अपने दोनों लिटमस पेपर को डालेंगे, रेड और ब्लू दोनों को डालेंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जो रेड लिटमस पेपर है उसमें तो कोई भी असर नहीं हमें दिखेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नीले पर कोई असर नहीं दिखा। लेकिन जो हमारा नीला लिटमस पेपर होगा उसमें हमें चेंज, परिवर्तन देखने को मिलेगा। नीला लिटमस पेपर जो है वो लाल में परिवर्तित हो जाएगा बच्चों। अब जैसे कि हम नीचे यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है, ये कोई बेसिक सॉल्यूशन है। अब इस एसिडिक सॉल्यूशन में जो नीला लिटमस पेपर डाला गया था, जितना डुबोया है, जितने पार्ट पर जो है एसिड आ रहा है, एसिड जितने पार्ट को क्या कर रहा है, एसिड छू रहा है, उतना पार्ट देखो रेड हो गया, ठीक। वहीं ये जो बेसिक सॉल्यूशन था, एक क्षारीय विलयन था, इसमें जब हमने अपना रेड लिटमस पेपर डाला तो उसका रंग कैसा हो गया, नीला हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमने ये जो पॉइंट था ये हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया और देखा, तो यहाँ पर वही लिखा गया कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है बच्चों। ये तो थी सिंपल सी बात, ही हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, जैसे कि क्लास 8 में भी हमने इस बारे में पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। चलिए, आगे हमने कहा था कि हल्दी का भी इंडिकेटर जो है, यानी कि हल्दी का जो संकेतक है वो भी क्या, हमारा एक प्रकार का प्राकृतिक संकेतक है, ठीक है बच्चों। हमने कहा था हल्दी का संकेतक बनाया कैसे जाता है, हमने किसी बोल में क्या लेना है, थोड़ा सा हल्दी लेनी है, उसमें पानी डाल करके हल्दी का एक पेस्ट तैयार करना है, या हम कह सकते हैं एक घोल तैयार करना है।
फिर हमने एक ब्लॉटिंग पेपर लेना है। अब बच्चों ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है, जिसे हम स्याही सोखता कागज भी कहते हैं, जिस कागज पे क्या हो जाती है स्याही, जो कागज सोख लेता है। तो हमने एक ब्लॉटिंग पेपर लेना है, उसके दोनों तरफ ये जो हल्दी का घोल हमने बनाया था उससे पेंट कर देना है दोनों तरफ। अब दोनों तरफ पेंट करने से ये होगा, फिर हम उसको सुखा लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो सुखा लिया। अब सुखाने के बाद हम उसे इस प्रकार की पतली 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 स्ट्रिप्स में काट लेंगे। जब हम पतली पतली स्ट्रिप्स में काट लेंगे तो ये हमारा हल्दी का जो इंडिकेटर है वो क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब हल्दी का इंडिकेटर क्या कलर शो करता है ना। जैसे लिटमस में हमने पढ़ा था वो एसिड में अलग कलर दिखाता था और बेस में अलग कलर दिखाता था। ठीक, लेकिन जो हमारा हल्दी का इंडिकेटर होता है वो एसिड डालने पर कोई कलर शो नहीं करता, वो एसिड डालने पर पीला ही रहता है। और जब वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है तभी भी वो पीला ही रहता है। लेकिन जब हम उसमें बेस डालते हैं तो बेस डालने से उसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो जब हम उसमें बेस डालते हैं, यानी कि कोई क्षार हम उसमें डालते हैं, तो उसका रंग कैसे हो जाता है, लाल हो जाता है बच्चों। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो हल्दी का इंडिकेटर होता है वो अम्लीय विलयन और उदासीन विलयन में कोई भी रंग परिवर्तन नहीं करता, पीले रंग का पीला ही रहता है। जैसे हम देख पा रहे हैं न्यूट्रल है और ये एसिडिक है, दोनों में क्या है, येलो ही रहता है। लेकिन अगर हमारा कोई विलयन कैसा है, क्षारीय विलयन है ना, बेसिक सॉल्यूशन है, तो उसमें इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है बच्चों। तो पिछली लेक्चर में हमने शर्ट का एग्जांपल दिया था कि व्हाइट शर्ट में जब कभी खाना गिर जाता है तो पीले दाग लग जाते हैं सफेद शर्ट में। अब वो जो पीला दाग है वो किससे लगा है, हल्दी से लगा है ना, हमारे खाने में मौजूद हल्दी होती है जिसकी वजह से शर्ट में पीला दाग लग जाता है। ठीक है, अब उस शर्ट को जब हम धोते हैं तो उस पर साबुन लगाते हैं, है ना, या उसको जो है डिटर्जेंट पाउडर, वॉशिंग पाउडर में डालते हैं। ठीक है, तो ये वॉशिंग पाउडर, साबुन, ये क्या है, एक प्रकार का बेस होता है, क्षार होता है। तो जब इस शर्ट को डाला जाता है या इस पर साबुन लगाया जाता है तो ये जो हल्दी होती है ना, ये कैसे रंग की हो जाती है, लाल रंग की हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि हल्दी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है और उस पर जब कोई क्षार, साबुन, जो क्या है हमारा बेसिक सॉल्यूशन है वो लगाया जाता है तो वो अपना रंग परिवर्तन करता है और उसे क्या शो करता है, लाल रंग दिखाता है बच्चों। ठीक, आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप कोई व्हाइट हैंकी ले लीजिए, उसमें थोड़ा येलो कलर लगा लीजिए या हल्दी लगा लीजिए, तो फिर जब आप उसको साबुन में डालेंगे तो आप अपने आप ही देखेंगे कि उसका कलर जो है वो रेड में चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि रेड ही रहेगा, उसके बाद जब आप दोबारा से धुल देंगे साबुन हट जाएगा तो वापस से वो जो हल्दी है वो अपने पहले जैसी कलर में आ जाएगी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। घ्राण सूचक, जिनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार के साथ मिलने पर अपनी गंध बदल देते हैं। तो ये कौन से पदार्थ होते हैं, ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है बच्चों, जो जिसमें गंध होती है ना, जैसे कि अनियन है, प्याज है, वनीला है, इनमें क्या होती है, स्मेल होती है। ठीक, अब दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा कि यह वो पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार के साथ मिलने पे क्या क्या करते हैं, अपनी गंध को बदल देते हैं, इन्हें ही घ्राण सूचक कहते हैं। जैसे कि प्याज है, वनीला है आदि। ठीक, तो ये हमारे क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। अब जैसे प्याज है, प्याज का पेस्ट या रस क्षार के साथ मिलने पर अपनी गंध खो देता है, अम्ल के साथ इसकी गंध नहीं बदलती। अब बच्चों यहाँ पर एक मेन पॉइंट है, जो प्याज का पेस्ट होता है, प्याज है या प्याज का पेस्ट हम कहें, वो क्या करता है, जब हम इसमें कोई क्षार मिलाएंगे तो ये क्या करता है, अपनी गंध को खो देता है। क्या करता है, अपनी गंध को खो देता है बच्चों। जब हम इसमें कोई क्षार मिलाएंगे तो ये क्या करता है, क्षार के साथ मिलने पर अपनी गंध को खो देता है और एसिड के साथ मिलने पर इसकी गंध नहीं बदलती। ठीक है, तो एसिड के साथ मिलने पर इसकी कोई गंध में जो है वो चेंज नहीं आएगा, है ना। जब हम प्याज खाते हैं तो उसके ऊपर जब नींबू डालते हैं तो क्या उसकी स्मेल चली जाती है, नहीं चलती, है ना। प्याज क्या हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, जबकि नींबू क्या है हमारा एसिड, एसिड है ना, नींबू तो एसिड है। ठीक है, तो प्याज के साथ मिलने पर नींबू जो है, सॉरी, नींबू के साथ जब हम नींबू का रस प्याज में डालते हैं तो उसकी जो गंध है वो नहीं बदलती, एज इट इज वैसी ही रहती है। ठीक, चलिए अगला है वेनिला।
वनीला में हमने देखा है वनीला की गंध क्षार के साथ गायब हो जाती है। तो वनीला के साथ अगर हम कोई बेस मिलाते हैं या कोई बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो उसकी जो गंध है वो चली जाती है। लेकिन अम्ल के साथ इसकी गंध गायब नहीं होती। लेकिन अम्ल के साथ इसकी जो गंध है वो गायब नहीं होती। अब दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, ये क्षार के साथ मिलने पर अपनी गंध को खो देता है, ये भी क्षार के साथ क्या होता है, अपनी गंध इसकी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। जबकि एसिड का दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो प्रयोगशाला होती है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों, तो दृष्टिबाधित जो हमारे छात्र होते हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये जो घ्राण सूचक का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये भी हमने पढ़ लिया कि ये हम पढ़ते क्यों हैं। चलिए तो यहाँ पर कुछ ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, अनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का जो तेल होता है वो क्या उन पे इफेक्ट पड़ता है वो यहाँ पर लिखा गया है। सबसे पहले आप ये जो घ्राण सूचक है इसकी डेफिनेशन और यहाँ पर कौन कौन से घ्राण सूचक हैं और क्यों हम इसे पढ़ते हैं ये आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। फिर इसे हम डिस्कस करते हैं, जो इमेज हमें दिख रही है फिर इसे हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो बच्चों आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो हमारा फिनोल्फथालीन है वो क्या करता है, अम्ल के साथ और अम्ल के साथ क्या रहता है, ये रंगहीन ही रहता है, कलरलेस ही रहता है और क्षार के साथ क्या हो जाता है, गुलाबी रंग देता है। वैसे ही आप मिथाइल ऑरेंज का भी लिख सकते हैं कि ये अम्ल के साथ तो लाल हो जाता है और क्षार के साथ पीले रंग का ही रहता है, पीले रंग में बदल जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यही मिथाइल ऑरेंज के बारे में कि मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल में तो सेम रहता है। अगर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसमें हमने मिथाइल ऑरेंज डाला या मिथाइल ऑरेंज में हमने कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन डाला तो ये क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। वहीं अगर हमने मिथाइल ऑरेंज में क्या डाला, कोई एसिड डाला तो ये क्या हो जाएगा, रेड ऑरेंज कलर का हो जाएगा। ठीक, अब हमने मिथाइल ऑरेंज में कोई बेस डाला है ना, या कोई बेसिक सॉल्यूशन डाला तो इसका रंग क्या हो जाएगा, इट टर्न्स सेम, इसका रंग क्या हो जाएगा, सेम यानी कि येलोइश हो जाएगा बच्चों। कैसा हो जाएगा, येलोइश हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस कौन सा सॉल्यूशन में कौन सा इंडिकेटर कौन सा कलर शो करता है। चल, तो यहाँ पर लाल लिटमस, नीला लिटमस, हल्दी का लिटमस, ठीक है। और यहाँ पर मूल रंग क्या होता है इनका, अम्ल में क्या रंग देते हैं और क्षार में क्या रंग देते हैं। ठीक है, क्या रंग देते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। चलिए तो नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों, बाकी हल्दी का इंडिकेटर जैसे कि हमने पढ़ा कि क्षार के साथ क्या हो जाता है, लाल रंग देता है, या हम इसे लालिमा युक्त भूरा रंग भी कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, पर सिंपली आप याद रख लीजिए कि लाल रंग ये देता है, रेड कलर का हो जाता है। चलिए आगे, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन छोड़ते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया है बहुत अच्छे से कि नीले स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं और
जल में घुलकर क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन छोड़ते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे ही क्या हैं, हमारे एसिड्स हैं, यानी कि अम्ल हैं। अब एसिड का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, ये हमने पढ़ लिया है। लाल कर देता है, यह अम्ल विलयन विद्युत का संचालन करता है। ठीक, और अम्लीय विलयन में H पॉजिटिव आयन छोड़ता है। जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन छोड़ता है। तो ये तो हो गया अम्ल के बारे में। बच्चों अब हम मिनरल एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो खनिज अम्ल क्या होते हैं, यानी कि मिनरल एसिड्स क्या होती हैं बच्चों, इसके बारे में पढ़ेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए हमने एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, इंडिकेटर्स के बारे में जो भी पढ़ा है, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, उसे आप समझ लीजिए और उसे एक बार घर में आप अच्छे से रिविजन कर लेना, और कहीं पर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये कंटिन्यू करेंगे बच्चों हम आने वाले अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।